सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार मुफाहमत का एक और कदम आगे हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर मेंबरान के नामों पर इत्तेफाक हो गया है। बहुत बड़ी बात है और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम सामने आ गया है और इस पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इसके साथ ही सिंध से और बलूचिस्तान से भी मेंबर इलेक्शन कमीशन का इंतखाब हो गया है। लेकिन अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। जैसे सियासी मुफाहमत आगे बढ़ रही है, लोग महंगाई में पिसते चले जा रहे हैं। आटे के बहरान के बाद अब चीनी का बहरान लगता है होने जा रहा है, क्योंकि चीनी भी अब 5 रुपए किलो महंगी हो गई है। गैस की कीमतें बढ़ने वाली थीं, लेकिन सियासी दबाव की वजह से सिर्फ इस फैसले को मौखर किया गया है, खत्म नहीं किया गया। जो ही लगता है कि आटा और चीनी का बहरान शायद थमे तो साथ ही फिर गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। फवाद हसन फवाद साहब को बहुत मुबारक हो कि उनकी भी जमानत हो गई है। और अब क्या कहेगा नैब इस बारे में, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान की तैनाती की, बल्कि उनकी नामजदगी की। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ है। खरल साहब, बहुत मुबारक हो, बड़ा फैसला हो गया, कमाल कर दिया हमारे सियासतदानों ने, सियासी मुफाहमत बुर्दबारी का मुजाहरा कर दिया, सलाम इनको पेश करना चाहिए। लेकिन ये कोई इस गरीब आवाम को आटा भी दे सकेंगे, चीनी की कीमत भी कम कर सकेंगे, या हम बस इस बात पर तालियां बजाते रहें कि कितने अच्छे हैं ये कि आखिरकार इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का फैसला कर ही लिया? उसामा साहब, बिल्कुल जो आप आवाम के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं वो तो बदस्तूर आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम और ऑयल की कीमतें जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आटे का बहरान मसनूई है या जो भी है, बहरहाल कीमतें तो बढ़ी हैं, ये एक हकीकत है। मामला ये है कि जो 3 फेजेस हुए हैं अभी लेजिस्लेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पार्लियामेंटेरियन जो काम को ढंग के किए हैं वो अभी तक 2 काम हो गए हैं और तीसरा अभी होना बाकी है। एक काम खुश असलूबी से आपका एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी कि जी आपका काम है, आर्मी एक्ट की तब्दीली के हवाले से इंतहाई खुश असलूबी से सब ने कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पार्लियामेंट में कोई काम ऐसा लेजिस्लेशन का भी होता है, नज़र आया। दूसरा, ये एक मामला जो बना हुआ था गले की हड्डी, और उसामा साहब आपको याद होगा, डोगर साहब आपको भी याद होगा, और नाजरीन भी जो हमारा प्रोग्राम ओवरसीज़ और पाकिस्तानी देखते हैं, कि कई दिन पहले मैंने बता दिया था कि राजा सुल्तान सिकंदर जो हैं वही वो कहते हैं उनका नाम फाइनल है। और ना सिर्फ हुकूमत ने ज़रूर दिया है लेकिन नून लीग भी उस पर इतराज़ करेगी नहीं। डोगर साहब ने फिर रिश्तेदारियाँ भी बता दी। तो मामला ये है कि राजा सुल्तान सिकंदर साहब, बहुत अच्छी बात है, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं। अगर किसी के साथ किसी की रिश्तेदारी है उसामा साहब, या उसको हम अगर वफादारी में या इस तरह का अगर तोलना शुरू करें तो मेरा ख्याल ये भी गलत है कि हर ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी न किसी का रिश्तेदार तो होता है, और उसके रिश्तेदार जो है वो किसी न किसी हुकूमत में तो सर्व करते हैं। अब उसको हम टैग करके इस बात पे ही इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन कर दें, वरना तो आपने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ऑनरेबल साबिक मियां साकिब निसार साहब थे, जब वो चीफ जस्टिस बने थे लोगों ने टैग मिलाना शुरू कर दिए थे जो कि सेक्रेटरी ला रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, फेडरल सेक्रेटरी। तो उसके बाद हमने उनके फैसलों में तो कोई ऐसी चीज़ अभी नज़र नहीं आई। तो ज़रूरी नहीं होता। एक तो ये चीफ कमिश्नर बन गए क्योंकि डोगर साहब जो बाबर यकूब साहब का कह रहे थे, बिल्कुल उनका नाम ही फाइनल था, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन जब ये नाम आया है तो चूँकि नून लीग को भी शायद ये सूट करते थे या क्या मामला है, बहरहाल हुकूमत ने इनका नाम दे दिया तो वो तो हो गया फाइनल। उसके बाद आ गया सिंध और बलूचिस्तान। सिंध के अंदर निसार दुरानी साहब जो हैं उनका वही गुड्डी गुड्डी खेल हो गया कि सिंध के पीपल पार्टी ने बना दिया अपनी मर्जी से, वो भी खुश असलूबी से मामला तय हो गया। बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जितोई साहब आ गए, वो इलेक्शन कमीशन के रुकन होंगे, वहाँ पर भी उनकी मर्जी का बन गया। अब मामला पंजाब का है, वो नून लीग की मर्जी का बन जाएगा। तो ये जो बड़ा इंतहाई खुश असलूबी से ये खेल तो हो गया मुकम्मल।
आगे मामला जो हो रहा है, जिस तरह आगे भी स्टोरीज आएंगी, थोड़ा सा मैं एक स्कैंडल के बारे में उसामा साहब बताना चाह रहा हूँ कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा जो हो रहा है, दोबारा अगर कहें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जी जी, अगर डोगर साहब से आप बात करना चाह रहे थे, ये एक मैं स्टोरी ब्रेक करना चाहता हूँ कि गैस हमारे मैं डोगर साहब से होकर आता हूँ। जी जी जरूर, ताकि ये मौजू खत्म हो जाए। करना चाह रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। जी 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 बाबर साहब। जी जी, असल चीज जिस तरह खरल साहब बता रहे हैं, चीजें इतनी सीधी और सिंपल नहीं है। उसामा साहब, हुआ ये है, देखें, राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो है, ये है दामाद है सईद मेहदी के। सईद मेहदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ थे 1998-99 में। उसके बाद शहबाज शरीफ के दौर में वो मशीर थे शहबाज शरीफ के भी। 2013 के जब इलेक्शन थे तो मॉडल टाउन में जो PMLN की टोटल कैंपेन थी, उसके इंचार्ज थे ये, उसके इंचार्ज थे। उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई PMLN को जितवाने के लिए। मॉडल टाउन में उनका ऑफिस था, मॉडल टाउन 180H में उनका ऑफिस था। वहां पर बैठकर उन्होंने सारी इलेक्शन कैंपेन जो थी वो बनाई, वो चलाई। वो PMLN का ब्रेन है। और राजा सुल्तान सिकंदर का ये सारी दुनिया को पता है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सईद मेहदी साहब ने करवाई है। सईद मेहदी साहब जो थे वो ये चाहते थे कि ये नाम जो है PMLN के जो 3 नाम दे उसमें राजा सुल्तान सिकंदर का नाम दिया जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ और याद सादी को शहबाज शरीफ, उन्होंने उनको समझाया कि अगर ये नाम उनकी तरफ से गया तो PTI कभी भी नहीं मानेगी उस नाम पर। उनको पता था कि ये नाम इस तरह से टैग हुआ हुआ है। अब सईद मेहदी एक बड़े तजुर्बाकार ब्यूरोक्रेट थे, बड़े बड़े उनके कनेक्शन हैं, बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी भी वो बड़े बाअसर बंदे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी तरह से ये मैनेज करके PTI की लिस्ट में ये नाम डलवा दिया। और PTI की लिस्ट में जब ये नाम आया तो PMLN ने कहा कि ये तो प्लेट में रखकर उन्होंने हलवा उनको दे दिया है। तो वो PMLN ने तो फौरी तौर पर एग्री करना था इस नाम पर। अब तो कोई एम्बिग्युइटी थी नहीं। अगर ये नाम इतना ही होता तो बाबर यकूब पे या किसी और पे PMLN क्यों नहीं एग्री की। मसला ये है कि PTI इस सारे मामले में चीट हुई है, डिसीव हुई है। उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने किया क्या है। सईद मेहदी की PMLN से स्ट्रॉन्ग वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी की नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि सईद मेहदी जो है उनके क्या कनेक्शन है नवाज शरीफ के साथ, उनके क्या क्या कनेक्शन है शहबाज शरीफ के साथ। अब ये भी पता है कि राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनकी अपॉइंटमेंट में उनका अहम कलीदी रोल है सईद मेहदी साहब का। सईद मेहदी साहब जो है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर नून लीग की तरफ से नाम जाता है राजा सुल्तान सिकंदर का तो वो थ्रू नहीं हो सकता, मुश्किल है। अगर उनका नाम थ्रू करवाना है तो वो फिर किसी और चैनल से आए। तो सईद मेहदी साहब जो जिनके बारे में कहा जाता है ही इज ए मैन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि उनके कॉन्टैक्ट बड़े जबरदस्त हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरफ हैं। और एक कॉन्टैक्ट है, एक जाल बुना हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने बड़े तरीके से राजा सुल्तान सिकंदर का जो नाम था वो PTI की तरफ से, उनकी तरफ से थ्रू करवाया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से थ्रू करवाया। और जब ये नाम आया, जब दो सवाल जो बात कर रहे हैं, यूं ही ये नाम आया तो सबको पता चल गया कि ये नाम फाइनल है कि उनके साथ हाथ हो गया, उनको समझ ही नहीं आने दी गई कि उनके साथ क्या हुआ। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि अब वो जिस तरह नैब मजबूत नैब किसी को कबूल नहीं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी किसी को कबूल नहीं है मजबूत हो। इसलिए हमने काफ़ी साल इलेक्शन के बाद से, उससे पहले भी और उसके बाद भी सुनते रहे कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स आए बैठे। तहरीक इंसाफ को नून लीग कहा करती थी, पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को कहती थी अपने दौर में, आप तहरीक इंसाफ कहती थी कि जनाब आए, आप धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। वो अब किसी ने नहीं करना। और अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि अगले इलेक्शन होंगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि उस पर भी इल्जामात लगेंगे और इन्हीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर इल्जामात लगेंगे कि इन्होंने धांधली करवाई है। अभी से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इमरान खान साहब के साथ ये जो धांधली कर गई नून लीग या सईद मेहदी साहब बकौल आपके, तो उनको नहीं पता इस चीज का। उसामा साहब अगर मुझे एक बात बताएं, इसमें एक मिनट ख्याल साहब, इसमें ये चीज ढकी छुपी है कि सईद मेहदी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। किसी ढकी छुपी चीज है कि शहबाज शरीफ ने 2008 से 2013 तक उनको अपना मशीर बनाए रखा। किसी कोई ढकी छुपी चीज नहीं है।
उनको सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत उनको उतारना पड़ा, वो भी बल्कि 13 तक वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उतार दिया था, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी और घर इनको दिए रखा, वो इसको एंजॉय करते रहे हैं। इसमें भी ये भी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। 2013 का जो इलेक्शन था उसमें 188 मॉडल टाउन में सईद मेहदी का एक कमरा था, वहां पर वो PMLN के ब्रेन थे, सारा इलेक्शन उन्होंने प्लान किया था। ये भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। PMLN के अंदर सईद मेहदी की जो जगह है, जो अहमियत है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। नवाज शरीफ के आज भी वो सबसे ज़्यादा चहीते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो और राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनके दामाद हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें सईद मेहदी जो है उनका कलीदी रोल है, बल्कि उन्हीं का सबसे अहम रोल है। उन्होंने ही अपने कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। तो ये कहना कि जनाब PMLN जो है वो उन्होंने बड़े तरीके से PTI के साथ खेल गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये बजा नहीं होगा। बिल्कुल ये असल हकीकत यही है कि PMLN को पता था कि अगर राजा सुल्तान सिकंदर का नाम उनकी तरफ से आता है तो PTI को कबूल नहीं होगा। तो वो उन्होंने ऐसी गेम खेली कि PTI जो है वो खुद उनकी चाल में आ गई। जब जूं ही प्राइम मिनिस्टर ने 3 नाम दिए जिसमें राजा सुल्तान सिकंदर का नाम था, तो PMLN जो था वो तो खुशी से लुटियां डाल रहे थे। उनको पता था कि ये तो अब ये इनकी तरफ से नाम आया। जिसका खैर साहब कह रहे हैं कि हमने 5 दिन पहले बता दिया था, सारे पाकिस्तान को पता था कि जब इमरान खान ने राजा सुल्तान सिकंदर का नाम दिया तो PMLN आंखें बंद करके उसको सपोर्ट करेगी, आंखें बंद करके, क्योंकि असल में वो उनका कैंडिडेट है, PTI का कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, तो फिर खरल साहब ये क्या हुआ? तहरीक इंसाफ को कैसे मना लिया गया? इतना सादा तो नहीं है कि सबको पता है सईद मेहदी साहब का ताल्लुक नून लीग के साथ और फिर उनकी रिश्तेदारी, आप भी इस चीज़ को मान रहे हैं, इस हवाले से भी बताएं। और दूसरा फिर ये जो आप स्कैंडल का जिक्र कर रहे थे कि एक खबर आपके पास है, वो भी अगर आप हमें बता सकें, फिर हम आगे अगली खबर पर जाएं। उसामा साहब, डोगर साहब को पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इस सादगी पे मर न जाएं कि इमरान खान साहब को और PTI हुकूमत को पता नहीं है और किस तरह उनको मामू बना लिया गया। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहते हैं ना अब पता चला, तो मामला ये तो जो होना था हो गया। एक मैं उससे बड़ी अब खबर बता रहा हूँ, इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब के लिए, क्योंकि सिंध और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं और रिसोर्सेज के हवाले से वो बड़े उनका कंसर्न होता है। तो एक मैं खबर नहीं, ये एक फैक्ट्स और ये एक हकीकत है। और जो आप कह रहे हैं ना महंगाई की असल वजह क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो गैस महंगी होना, बिजली, इसकी एक वजह क्या है, इसका माफिया पीछे कौन है वो किरदार, कि उनके बारे में तो मैं कहता हूँ अब पता चला। अब ये है वजीर आजम साहब ऑयल एंड गैस के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम है, DGPC इमरान अहमद साहब, ये तस्वीर नाज़रीन देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि बदीन जो 4 साउथ, उसकी फील्ड में गैस के 3 जखीरों से गैस 6 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद सिस्टम में शामिल नहीं हो सकी। अब जो डायरेक्टर जनरल है मसूफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हैं, कंसेशन इमरान अहमद मकामी गैस की पैदावार में मुबैना तौर पर रुकावट बन गए, और उनकी जानब से बदीन 4 गैस साउथ फील्ड से निकलने वाली 3 करोड़, ये डॉक्यूमेंटेड बात मैं कर रहा हूं, MMC जो CFD गैस को सिस्टम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। उसकी वजह बता, जिससे कौमी खजाने को $5 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त अब तक करना पड़ा है, अब तक हो चुका है। बदीन साउथ फील्ड 4 में पाकिस्तानी कंपनी के साथ कनाडा और कुवैत कंपनी ने, ये मैं पढ़ रहा हूं कंटेंट से, जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्यूमेंटेड मेरे सामने है, आम नाज़रीन के लिए उर्दू का तर्जमा पढ़ रहा हूं। कंपनी ने $60 मिलियन की सरमायाकारी की है। बदीन गैस में साउथ फील्ड से निकलने वाली गैस को 6 माह पहले कौमी सिस्टम में शामिल किया जाना था, लेकिन DGPC इमरान अहमद साहब ने गैस की कीमत में 25 सेंट, सिर्फ 25 सेंट की बात है, फी MMBTU के मुतनाज़ा पर गैस को सिस्टम में शामिल नहीं होने दिया। गैस की अदम शमूलियत से पाकिस्तान को महंगी LNG दरामद करनी पड़ी, जिससे कौमी खजाने को $5 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है, हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। DGPC इमरान अहमद की जानब से महंगी LNG की दरामद के लिए राह हमवार की जा रही, क्योंकि वहां से किकबैक कमीशन आएगी। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट भी इन्होंने करवाई के मुताबिक मार्जिनल गैस फील्ड होने के बाइस गैस प्रोसेस प्राइसिंग गाइडलाइन 2013 के मुताबिक बदीन गैस 4 साउथ फील्ड के लिए $6
25 सेंट की कीमत मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन DGPC इमरान अहमद और साबिक कंसल्टेंट इसहाक अहमद उनकी जानिब से 25 सेंट पर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। बदीन से निकलने वाली गैस को कौमी सिस्टम में शामिल करना जाना था। इस वक्त गैस की शदीद किल्लत का शिकार है हम। सनते और CNG सेक्टर को गैस की कमी के बाद बंदश का सामना है। ऐसे इलाके जहां से गैस दरियाफ्त की जाती है वहां मकामी लोगों को रोजगार के मौके हासिल होते हैं। गैस कैदा पड़ने वाला ये सूबा रॉयल्टी 12.12 पर बनती है। वाकई हुकूमत 17% सेल टैक्स लेती है। गैस की पैदावार कंपनी कारपोरेट टैक्स भी अदा करना, ये तमाम टैक्स गवर्नमेंट को अगर ले दे $4 हमें गैस पड़ेगी फी MMBtu। हुकूमत $10 में बाहर से LNG खरीद रही है, $4 से निकली हुई मुल्क से ज़र मुआवजा अरबों रुपया दे रही है, क्योंकि वहां पे किकबैक्स कमीशन आ रहे हैं। अब DGPC जानब से जनाब मैं उनका मौक़िफ़ सुना देता हूँ, मुख्तर कर देता हूँ। उन्होंने जब इस हवाले से मैंने बात की, उनसे टैक्स किया, उनका जवाब आया, तो उन्हें अपने जवाब में मौक़िफ़ तैयार किया कि IPR और AGR जो है टैक्स की जानब से की गई तीनों दरियाफ्त पर PLE की जानब से थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जमा कराई गई। तीनों केसों और जमा कराई गई तजावीज़ का गैस प्रोसेसिंग गाइडलाइन के तहत जायजा लिया गया। इनके मुताबिक मार्जिनल गैस आप तनाज़ा मुझे ये बताएं कि $10 पे हम तो ले रहे हैं बाहर से, अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी ले रहे हैं। $4 में जो पड़ रही है गैस 6 माह से, इतना उसका 50 जो डॉलर मैंने इतना 5 करोड़ का, मुझे ये बताएं बिल्कुल ठीक है, कोई तो है जो OGDCL के डोगर साहब से जरा पूछे कि यही मसला है, ना गैस निकलने दी जा रही है ना ऑयल निकलने दिया जा रहा है, तो वो फिर इदारों को आप बंद कर दे, बस किकबैक कमीशन ले लेते जाए। अच्छा, अब यही इसी तरह का एक केस था फवाद हसन फवाद पर, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट भी समझे जाते थे। मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके बड़े करीब रहे जब वो वज़ीर आज़म थे। शाहिद खान अब्बासी साहब के भी साथ रहे। बाबर डोगर साहब, उनकी तो अब हो गई ज़मानत, और जो प्लाजे का केस था वो भी उन्होंने कहा है कि जी वो तो मेरे भाइयों के नाम है, और एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से ज़्यादा असासे का उनके वकील ने कहा जी 6 अरब रुपए का इल्ज़ाम था, 1 अरब रुपये का फिर बाद में लगाया गया। तो 1 अरब रुपया तो शायद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फवाद हसन फवाद के लिए इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट 1 अरब रुपया तो कमा ही सकता है। तो अब उनकी ज़मानत हो गई है, तो फिर नैब ऐसा करे कि इससे पहले के सारे बाकी केसेस में दीगर लोगों को भी, अब आहत चीमा की भी हो ही जाएगी, तो उससे पहले कि उनकी सुबकी हो, शर्मिंदगी हो, हमारे लिए भी मुश्किल हो फिर सवाल करने नैब के खिलाफ, तो उनको पहले ही रिहा कर दें, कहते हैं जी हम नहीं ये केस साबित कर सकते। उसामा साहब, नैब की नालायकी तो है। एक तरफ आप देखें कि अभी आप ये कहे थे कि उन्होंने किस तरह से पैसा कमाया, कि उन्होंने एक कंपनी बनाई, एक प्रॉक्सी कंपनी जिसका नाम था स्प्रिंट सर्विसेज कंपनी SSRL, और उस कंपनी जो थी उसका असल मकसद ये था कि जो भी इलीगल पैसा कमाया जा रहा है उसको वाइट करना। इस कंपनी में मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपया जमा करवाया गया, और ये जो सारा पैसा था ये वो कहते हैं कि भाइयों के नाम पे कंपनी थी। अब आप आगे आप देखें कि उनकी अहलिया जो थी वो इस कंपनी से 5 लाख रुपया महीना उस कंपनी से पैसे लेती थी। वो जब कंपनी भाइयों की थी तो उसकी अहलिया इस कंपनी से किस चक्कर में पैसे ले रही थी। इस कंपनी के नाम पर 3 गाड़ियां थी, एक BMW थी, एक ऑडी थी, एक होंडा सिविक थी, जो कि फवाद की फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल थी। और उसके साथ साथ उनकी वाइफ ने इस कंपनी से मुख्तलिफ औकात में कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लिया, कोई 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 अरब रुपए का एक प्लाजा इस कंपनी के ज़रिए से की उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई। ये कंपनी जो उनके भाइयों के नाम थी, इनफैक्ट ये एक प्रॉक्सी कंपनी थी। उसमें जो सारा पैसा पंप इन किया गया, जो सारा पैसा उसमें डाला गया, वो फवाद अहमद फवाद जो थे वो मुख्तलिफ जगहों से जो करप्शन का पैसा था वो सारा उसमें इस्तेमाल होता रहा, और अल्टीमेटली वो प्लाजा खड़ा किया गया। आप जिस 1.5 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, जब नैब उनसे पूछती कि ये 1.5 अरब रुपये आपके पास कहाँ से आया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जब उनसे पूछा जाता है कि ये जो बेनामी कंपनी है और ये जो सारे पैसे हैं ये कहाँ से आए हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमजा से पूछें, हमजा कहता है सलमान से पूछें, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस तरह फवाद के पास भी कोई जवाब नहीं है। वो सारी उम्र की सैलरियाँ इकट्ठी कर लेना
तो वो 19 करोड़ रुपया नहीं बनती। तो ये 1 अरब 19 करोड़ रुपया कहाँ से जस्टिफाई होना है, जबकि प्लाजा जो है उसकी मालियत तो इस टाइम कोई 8 अरब रुपया है, वो कहाँ से जस्टिफाई होगा। ये तो सिर्फ एक अकाउंट है, मैं एक अकाउंट की बात बता रहा हूँ, एक प्लाजा बता रहा हूँ। इसके अलावा बेताशा जायदाद है। नैब का इशू ये है, नैब वाले ये कहते हैं कि जनाब मसला ये कि जब भी हम ब्यूरोक्रेसी, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी, उनसे बात करते थे फवाद के हवाले से, तो कोई डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिए जाते थे, कोई डॉक्यूमेंट हमसे शेयर ही नहीं किए जाते थे। उसके बाद आप जेल में देख लें कि फवाद अहमद फवाद बीइंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जब वो उनको उतारा गया तो वो कई प्रोजेक्ट के मेंबर भी थे, हेड भी थे। इवन जेल में भी उनका जब दिल करता था, वो प्रोजेक्ट की मीटिंग होती थी तो वो उनका उसमें नाम डाला जाता था और वो आराम से 3-3, 4-4, 5-5 दिन रावलपिंडी में जाकर रहते रहे। यहाँ पर उनकी जिंदगी शहाना थी, मोबाइल फ़ोन उनके पास है, हीटर उनके कमरे में लगे हुए थे। किसी तौर पर ये नहीं लगता था कि फवाद साहब जो हैं वो एक नैब की कस्टडी में है और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो या वो जुडिशियल रिमांड पर है। वो तो ऐसे लगता था जैसे किसी अपने महल में ही रह रहे हैं, अपने घर में ही रह रहे हैं। अब नैब जो है, पहले उनकी बेल कैंसिल हुई, अब डीबी के पास गई है, उनकी बेल जो है वो हो गई है। अब इसको मुझे नहीं पता कि किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से नहीं करना। अदालत ने फैसला किया, नैब कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि फवाद अहमद फवाद के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि जनाब ये पैसा जो था उनके पास कहाँ से आया है। अभी वो रिटायर हुए नहीं है, पेंशन वो सारी उम्र की सैलरियां भी जोड़ लें तो इतना पैसा नहीं बनता। पीछे उनकी कोई इतनी प्रॉपर्टीज है नहीं है जिसको वो शो करके कह सके कि जनाब ये पैसा वहां से आया या वहां से आया। जी अच्छा तो खरल साहब एक मिनट है, एक मिनट में बताएं, बाबर साहब तो बड़े सीरियस सवाल उठा रहे हैं कि ये पक्का है खरल साहब के ये 1 अरब रुपए से जायद एस्टैब्लिश हुआ है उनके पास पैसा और जिसका वो जवाब नहीं दे सके। बिल्कुल, ये जो बातें डोगर साहब कर रहे हैं ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के रिकॉर्ड में भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी यकीनन नैब ने बताया होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे हैं और वो तनख्वाह भी बरात भी लेते रहे हैं, तनख्वाह भी लेते रहे हैं और अभी माशाल्लाह वो पेंशन के लिए भी हकदार हैं, पेंशन भी लेंगे। ये अलमिया और आज शहबाज शरीफ साहब जब उनको बेल मिली, आप देखें ना, ये सियासी गॉड फादर ये जो बैठे हैं आज भी, जो पुष्ट पनाही उनकी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने फौरी बयान जारी किया कि वो खड़ा रहा, वो झुका नहीं, इस्तेमाल नहीं हुआ ज़मीर पे। यानी कोई शर्म, कोई हया, कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात की। शहबाज शरीफ साहब उनकी बेल के ऊपर बकायदा उन्होंने, वही शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे और उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी की बकायदा हड़ताल कराई थी जब आर चीमा पकड़ा गया था। फिर उसके बाद आर चीमा की गिरफ्तारी पर कैबिनेट का जो खसूसी इजलास बुलाया गया था, रेजोल्यूशन पास की गई थी। उस वक्त सवाए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं मेजर आजम सुलेमान के अलावा, वहां पे ब्यूरोक्रेट ने हड़ताल कराई थी, तालाबंदी करा रही थी, कैबिनेट साथ खड़ी हो गई थी। आर चीमा तो बहुत एक छोटा भी नन्ना मुन्ना। फवाद हसन फवाद के ऊपर आज वजीर आला साबिक शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये हक की फतह हुई है। अरबों रुपए के चोरी डाकिया, आप तो क्या कहें, आप उनको बेलें मिल रही हैं, ठीक है, बरी नहीं हुए ये तो, लेकिन पहले भी तो वो आजाद थे, वो तो उतने करीब होगा जो इतना बड़ा इस तरह का करप्शन का जिस पर इल्जाम लगेगा उनके उतने करीब हो जाएगा। ब्रेक का वक्त है खरल साहब, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 20 अपने ही अरकान जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत कैसे चला सकेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला पता चला। मुसलसल कोशिशें हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मनाया जाए बराओं को भी और अपनों को भी। अब 20 अरकान जो पंजाब के हैं तहरीक इंसाफ के वो कहते तो ये हैं कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन साथ उन्होंने हलफ भी ले लिया कि हमने इकट्ठे होकर जद्दोजहद करनी है। बात सारी है फंड्स की, पैसे मांगे जा रहे हैं पैसे, और बरह रास्त इन लोगों को दे दिए जाएं कि फिर ये उन मंसूबों पर खर्च करें जो ये समझते हैं कि इनके इलाके के मसाइल हैं और फिर ये अपने वोटर्स को खुश करके अगला इलेक्शन भी जीत सके। बाबर डोगर साहब, अभी खरल साहब प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि अभी भी खतरात ख़त्म नहीं हुए उस्मान बुज़दार के लिए,
तो ये जो 20 अरकान हैं, अगर उस्मान बुज़दार को हटा दें, कोई और शख्स आ जाएगा तो उससे ये मसला हल हो जाएगा, या अब ये इत्तेहादियों के साथ साथ यहाँ भी पैसे ही देने होंगे और हुकूमत के पास तो अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, वो मुश्किल, वो तो आटे के बहरान को रोकने के लिए पैसे नहीं है, तो इन लोगों को देने के लिए कहाँ से आएंगे? उसामा साहब, चीज़ें इतनी सीधी नहीं है जिस तरह से लग रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, ये मुकम्मल अशीरबाद है उस्मान बुज़दार की इस पूरे फॉरवर्ड ब्लॉक को। असल इशू ये है कि उस्मान बुज़दार साहब की 1.5 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बेगम प्लस साहब की एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कंट्रोल नहीं हुई, गवर्नेंस उनसे हुई नहीं, पंजाब में कोई रिफॉर्म आई नहीं, कोई तब्दीली आई नहीं, हालात पंजाब में बिगड़ते रहे, बुरे होते रहे। इनके ये उस्मान बुज़दार जो थे ये सारे सियासत फैद के मालिक रहे हैं। उसके बाद जब इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि पंजाब में एक तगड़ा चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए जो कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले, कोई इंतजामी अमूर अपने हाथ में ले और चीज़ों को बेहतर करे। जब नया चीफ सेक्रेटरी लगाया गया उसके साथ साथ एजेंसीज की रिपोर्ट भी थी। उन एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतहाशा ऐसे ऑफिसर थे जो करप्ट थे, पैसे खा रहे थे और वो पैसे बना रहे थे। उन एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन सारे ऑफिसर्स को वहाँ से निकाल दिया गया। एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल हुआ, बेतहाशा ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई और नए चीफ सेक्रेटरी जो थे, नए जो आईजी थे, वो ये मशहूर सारी दुनिया जानती है वो सख्त लोग हैं। वो जो है मेरिट पे तो काम हर एक का होगा, मेरिट के अलावा मेरिट से हट कर अकोमोडेट करना मुश्किल है। इमरान खान ये उनका विजन भी ये है, तहरीक इंसाफ का नारा ये है, मैंडेट ये है कि हम पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आएंगे, मेरिट होगा, शफाफियत होगी। मसला ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट है, उनके जो अलाइज हैं, उनको मेरिट और शफाफियत नहीं चाहिए। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे मुंह से कोई बात निकले और वो फौरी तौर पर ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं 100% दुरुस्त है कि हुआ ये है, ये असल खबर जो आप बता रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ये जो अब नई ब्यूरोक्रेसी सेटअप आया, खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी आईजी, अब वो नहीं सुन रहे उस्मान बुज़दार की उस तरह से। और आप जो कहते थे कि वो नाराज होकर चले भी गए मीटिंग से, काफली भी ये चाहती है कि वो उस्मान बुज़दार का वो दौर वापस आए कि वो एक दिन में जितने लोगों को चाहे डिस्ट्रिक्ट में तब्दील कर रहे हैं, चाहे पटवारी से लेके डीसीओ तक, कमिश्नर जो भी हो, वो दौर वो वापस लाना चाहते हैं। और ये 20 सरकार भी वो चाहते हैं, उस्मान बुज़दार भी शायद वो चाहते हैं। क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा होने वाला है? क्या काफली की बात मानी जाएगी? गुजरात, चकवाल, यहाँ पर वो कहते हैं सिर्फ हमारा राज हो। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे खोखर साहब सेक्रेटरी रह चुके हैं परेज लाई के, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अब खोखर साहब का जब चीफ सेक्रेटरी थे तो चौधरी परेज लाई जो थे, उनकी हर बात मानी जाती थी। जिस बंदे को वो चाहते थे तब्दील करवा लेते थे, जिस बंदे को चाहते थे वो लगवा लेते थे। अब मसला ये है कि नया चीफ सेक्रेटरी है जो कहता है कि भाई सीधा काम बताओ, पॉजिटिव काम बताओ, जो तुम्हारा जायज काम है वो नहीं रुकेगा। उसने अपनी सारी ब्यूरोक्रेसी से कहा है, सारे सेक्रेटरी से कह दिया है, कमिश्नर से कह दिए, डीपीओ से कह दिए, डिप्टी कमिश्नर से कहा कि भाई जो भी एमपी आए उसकी इज्जत करो, जो मेरिट पर काम करता है वो हो जाए। फिर मसला क्या है इन एमपीएस को? जब ब्यूरोक्रेसी खुद कह रही है कि जनाब आप आए, हमसे मिले, कौन सा आपका जायज काम रुक रहा है, कौन सा ऐसा काम है जो आपका नहीं हो रहा? मसला ये कि अब ये चाहते हैं कि नाजायज काम, पीएमएल क्यों ये चाहती है कि उसके जहाँ पे एमपीएस और एमएनएस हैं, उनकी मर्जी के वहां पर डीपीओ डिप्टी कमिश्नर लग जाए, वो जो स्याह करे, जो सफेद करे, कोई उनसे पूछे ही ना, बस जो कहते जाए वो काम होते जाए। तो फिर इस तरह से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती। कि आप क्यूली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उन अदला में वो खुद ही चीफ मिनिस्टर हो, खुद ही वो डीपीओ, खुद ही वो जो चाहे वो हो जाए। तो सर इस तरह तो नहीं है। अगर जायज कामों की बात है तो बताए चौधरी परेज लाई साहब, बताए उस्मान बुज़दार साहब, कौन सा ऐसा जायज काम है जो नहीं हो रहा? ये बागी ग्रुप जो इतनी चीखें मार रहा है, ये बताए ना कि कौन सा उनका जायज काम है जो नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा काम है जो डिप्टी कमिश्नर ने रोका हुआ है, चीफ सेक्रेटरी ने रोका हुआ है? बताएं। ये बिल्कुल सही बात है। काम तो कोई रुक ही नहीं रहा। मसला ये है कि इनको तो जायज काम चाहिए नहीं। ये तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उनको बस पहिया लगेगा, वो चलते इनके आगे झुकना पड़ेगा, माननी पड़ेगी बात, वरना पंजाब गवर्नमेंट नहीं चल सकती अगर आप अपने लोगों की नहीं। क्योंकि हमारी ये सियासत का रहा है, जब से पाकिस्तान बना है, ये एमएनए एमपी है, अब लोग खास तौर पर पिछले 30-40 साल में इसीलिए बनते हैं,
ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। MNMP इसलिए बना जाता है कि इलाके में सर रसूख होगा, हम अपने बंदे लगा सकेंगे, और यही होता है हमेशा। तो अब इसको क्या इमरान खान बदल सकते हैं? लेकिन उसामा साहब, पीटीआई का नारा क्या था? पीटीआई ने नारा क्या लगाया था? खान साहब ने 100 दिन का विजन क्या सर इमरान खान का नारा था, पीटीआई में हर तरह से लोग आए हुए हैं, हर पार्टी के लोग आए हुए हैं, यही तो तब्दीली थी। उसामा साहब, आपने जो सवाल किया है तो ना, सर फिर सोच समझ के लाने चाहिए थे ना कि ये जो लोग हैं वो उनके नारे के मुताबिक चलेंगे या नहीं, उनके विजन के मुताबिक चलेंगे या नहीं। बाबर साहब फिर हुकूमत नहीं बन सकती। लेकिन मेरी यही लोग हैं जिनको लोग वोट देते हैं, पैसे वाले लोग। साहब ने जाके बताया कि जनाब के लोगों में कंसर्न बढ़ रहा है, लेकिन खान साहब ने कोई खास लिफ्ट नहीं कराई उस्मान बुज़दार साहब के इस सारी चीज को। मैं उसामा साहब आपको एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। लोग हैं, उसामा साहब पता है आपको एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। खबर है, ख्वाहिश नहीं, खबर दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुबह की उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप ये डील नहीं कर सकते, चीज़ों को इनसे निपट नहीं सकते, तो उस्मान बुज़दार साहब को सख्त वार्निंग दे दी गई है। एक पंजाब के अंदर एक अहम डेवलपमेंट होगी, एक रुकने सूबाई असम्बली के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट होगी। उसके बाद शायद, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली तो फैसला इमरान खान करना है, उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी हो जाए। एक खबर। दूसरी बात, ये आप रिकॉर्ड पे रख ले, आज 21 जनवरी है, बरोज़ मंगल है, और ये मैं बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी भी हो सकती है। अभी तक की जो मैं बात कर रहा हूँ, मामलात बहुत आगे तक चले गए। अच्छा, आगे फवाद हसन फवाद के हवाले से तो बड़ी खबर है। फवाद हसन फवाद के हवाले से स्क्रीन पे दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब जरा। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन है, ये नाज़रीन देखें जरा, ये कैलबरी फाउंड में नहीं लिखी हुई। ये जो डोगर साहब बता रहे हैं ना, ये जो स्प्रिंट सर्विसेज डेवलपमेंट लिमिटेड जो है, वकार हसन उनके जो भाई हैं, उनके जो अहलिया हैं, ये 13 अप्रैल को पहली ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक अल्फलास होती है 2 करोड़ 70 लाख की, और आगे 20वीं ट्रांजैक्शन है वो है 50 लाख की, वो JS बैंक G11 इस्लामाबाद से। टोटल 28 करोड़ और 80 लाख या 48 लाख 6,509 रुपए, ये 6 जुलाई 2018 को लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ, वो वही फवाद हसन फवाद जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी बेल एप्लीकेशन दी, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सारे सबूत है आपके खिलाफ, तो उन्होंने बेल अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले ली थी। ये जो रिकॉर्ड है 28 करोड़ का, अरब रुपए से ज्यादा उनके जो खांचे हैं। मामला ये है कि चूंकि इसमें टेक्निकल जस्टिस हो गया है, हुआ क्या है, फवाद हसन फवाद जो है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होता है 19 मार्च 2019 को एहतसाब अदालत में, लेकिन मज़कूरा रेफरेंस पर मुलजम के खिलाफ ताहाल फर्दे जुर्म आयद ना की जा सकी, ना हो सकी। ये होते हैं तरीके, ये होते हैं मामला। जब सलमान को बुलाएंगे वो गायब हो जाएगा, शहबाज कहेगा हमजा से पूछो, हमजा कहेगा सलमान से पूछो। मुलजमों को जब कन्फ्रंट नहीं होने दिया जाएगा, जब आप टेक्निकल जस्टिस करेंगे, जब आप जेलों में बैठ के भी सारी चीजें एंजॉय करेंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे, आप चीजों को एक्सप्लॉइट करेंगे, यही लूप होल आप निकाल के तो अब बेलें भी ले लेंगे। अब मामला नैब की इसमें कहां नेग्लिजेंस है? सही है, नैब इससे ज्यादा क्या निकाल सकता है? चले ब्रेक के बाद, नहीं जी चले, इसमें नहीं, जितने लोग पहले जमानत पर जा रहे हैं फिर उसमें किसकी नेग्लिजेंस है, किससे हम पूछें कि क्या किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन उनके पास है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आटे के बाद अब चीनी भी महंगी हो गई है, आगे क्या होने वाला है इस कौम के साथ, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आटे के बाद अब चीनी भी महंगी हो चुकी है, और ना जाने अब इसके बाद कौन सा माफिया इस अवाम का खून चूसने के लिए तैयार बैठा है। शायद अब घी की बारी हो, या इसके अलावा दालें, मुर्गी का गोश्त, अंडे, जो भी चीज़ खाई जाती है वो हर चीज़ में माफिया बैठा है और वो उनको महंगा कर सकता है। तो क्या हुकूमत हर माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम रहेगी? अभी तो शुक्र कीजिए
कि गैस की कीमतों में इजाफे को मौखर किया गया है। बिल्कुल तैयारी थी, हर तरह से तैयारी थी, लेकिन सियासी दबाव बहुत ज़्यादा आ गया कि आटे का बहरान पहले है, चीनी फिर महंगी हो गई है, तो अब अगर गैस को भी महंगा कर दिया गया तो लोगों के सब्र का पैमाना फिर इस हद तक ना लबरेज हो जाए कि वो सड़कों पर ही आ जाएं। तो लिहाजा फ़िलहाल मौखर किया गया है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी सिर्फ वक्ती है, क्योंकि गैस महंगी होना ठहर गया है। बाबर डोगर साहब, कब तक ये होता रहेगा? कब तक लोग ये खबरें सुनते रहेंगे कि अब बहरान है, ये चीज़ महंगी हो गई, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, अब खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं? तो कभी कोई खबर नज़र आ रही है आपको इस साल में? इमरान खान साहब कहते हैं 2020 ये तो खुशखबरियों का साल होना था। उसामा साहब, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत बड़े बड़े कार्टल्स पे हाथ डालेगी, बड़े बड़े माफियाज पे हाथ डालेगी। इमरान खान साहब जो है वो तकारीर उनकी निकाल कर देख लें, वो सारी तकारीर में माफियाज की बात करते थे कि नून लीग के अंदर माफी हैं, कोई शुगर माफिया है, कोई फ्लोर मिल्स का माफिया है, कोई सीमेंट माफिया है। ये माफियाज मिल जाते हैं और हुक्मरान जो होते हैं वो इनके साथ मिले होते हैं, और हुक्मरान जो है वो उनकी सरपरस्ती करते हैं, और माफिया जो है वो आवाम की ज़िंदगी दोभर करते हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे माफिया दनाते फिर रहे हैं, चाहे वो शुगर मिल माफिया हो, चाहे वो फ्लोर मिल माफिया हो। अब आप मुझे बताएं कि आटा जो है, आटे पंजाब में तो आटे की कमी है ही नहीं, गंदम की कमी है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कीमतें भी बढ़ गई, यहाँ पर शॉर्टेज भी मसनूई दिखाई गई। उसके बाद खुद आप देखें कि ये खुद 4 लाख टन जो है गंदम वो बाहर भेजते हैं, अब 3 लाख टन गंदम जो है उससे डबल प्राइस पे वापस मंगवाई जा रही है। तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं माफियाज हैं, एक अंधे आदमी को भी पता चल रहा है, लेकिन पता नहीं मैं इमरान खान साहब उस माफिया के सामने बेबस है या वो उनको अब ये तो होना तो ये चाहिए था, इस पर कोई JIT बन जाती, कोई JIT वो प्रूव करती, रिपोर्ट देती कि ये जो मसनूई आटे का बहरान पैदा किया गया इसका जिम्मेदार कौन है। मेरा ख्याल है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और इंक्वायरी पब्लिक होनी चाहिए थी, सारी कौम को पता चलता, वो चेहरे सामने आते जिन्होंने इस हालत में एक तरफ महंगाई अरूज पर है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है, और दूसरी तरफ आटे का बहरान पैदा कर दिया गया। क्या ये गवर्नमेंट अफोर्ड करती थी आटे का मसनूई बहरान? तो ये तो इसकी बिल्कुल नाअहली है, नाकामी है, फेलियर है इस गवर्नमेंट की कि यहाँ पर शुगर माफिया दंदनाता फिर रहा है। आप देखें जी, हमने खबर दी थी यहाँ पर कि किस तरह से रहीम यार खां में मसनूई चीनी जो है, चीनी का कार्टल बना हुआ है, और किस तरह से वो उन्होंने 34 करोड़ रुपया सरकार में जमा कराए बगैर डायरेक्ट किसानों से गन्ना खरीद लिया। कोई पूछने वाला ही नहीं है, इंतजामिया बेबस है, हुकूमत बेबस है, खान साहब बेबस हैं। तो फिर पिछली गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट में फर्क क्या है? ये तो उससे भी बदतर है, इसकी परफॉर्मेंस तो उससे भी ज्यादा बदतर है। ये तो टोटल कोलैप्स है, फेलियर है कि आप माफिया के सामने आप बेबस हो गए। अवाम जो है वो बेचारी भुगत रही है, अवाम को आटा नहीं मिल रहा है, साहब मैं माफी चाहता हूं, खरल साहब 30 सेकंड है, यहाँ पर आप सिर्फ 30 सेकंड है खरल साहब। स्टोर वाले ये पीट रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो चीजों पे कंट्रोल करने में साहब ये तो फैक्ट है कि 2 महीने के लिए गंदम काफी थी। अब ऐसे लोगों को चौक में ले जाकर सजा नहीं देनी चाहिए सबके सामने कि ये लोग हैं जिन्होंने ये लोगों के साथ ये जुल्म किया? ये कभी नहीं होगा। मुशर्रफ दौर में चीनी का बुरान आया, स्टेट बैंक मुद्दई बना, नैब में दरखास्त दी, हमायूं ब्रदर जो क्राइसिस था वो सामने आया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप आटे के बुरान के जिम्मेदारों को सबको पता है, लेकिन वो हुकूमत के दाएं बाएं बैठे हैं या मुख्तलिफ जो समझे कि मुख्तलिफ फैसलों के अंदर वो होते हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डाला सकता। मैं आपको आखिरी खबर जो बात कर रहा हूँ, शुगर की बात, सीमेंट के कार्टलाइजेशन वो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, फर्टिलाइजर जो खाद माफिया है वो नहीं जा सकते, आप फ्लोर माफिया खिलाफ आप। लेकिन चीनी के हवाले से मैं बता रहा हूं, रमजान से पहले ये 100 रुपए क्रॉस कर जाएगी चीनी, और इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, ये कैसे होगी, क्यों होगी, तो इसके लिए एक्चुअल रेट क्या है, रहीम खान से क्या है, इस तरह नहीं। तो मैं ऐसी खबर दूंगा तो इससे फायदा उनको हो जाएगा। माफिया के रहमो करम पर नहीं, इस कौम को छोड़ा जा सकता, कुछ करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, इस बात का भी फायदा वो उठाएंगे, ये हमारी खबर। बहुत शुक्रिया खरल साहब, बाबर डोगर का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।